स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। युद्ध के हालात है, मिसाइल से आघात है और इंतकाम है ऑपरेशन का। लिहाजा यहां पर जो है जिस तरीके से हालात बन रहे हैं उसको देखते हुए तस्वीर निकल के जो सामने आ रही है वो बताने के लिए काफी कि मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है। ईरान में इजराइल के पलटवार की वजह से दहशत का माहौल है। ईरानी सेना ने जिस तरीके से आम जनता को यहाँ पे अलर्ट कर दिया है। ईरान 1 अक्टूबर की रात 181 मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया था, जिसके बाद से इजराइल के पलटवार के डर से ज्यादातर देशों में ईरान जाने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। इजराइल के डिफेंस अधिकारियों के मुताबिक अगले कुछ घंटे में इजराइल ईरान पर बड़ा हमला कर सकता है। लिहाजा जिसको देखते हुए यहाँ पे अब ईरान की ओर से यहाँ पर जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है वो एहतियात के तौर पे निकल के सामने आ रही है। हालांकि उस हमले की जो सैटेलाइट तस्वीरें वो भी निकल के सामने आई है। ईरान के मिसाइल हमले में इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है और जो तमाम उनके विमान है उनको यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। जो हमले की तस्वीरें हैं वो भी निकल के सामने आई हैं, जहां पे जब इजराइल पर हमला किया गया तो हालांकि इजराइल की ओर से ये दावा किया गया कि बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन जो तस्वीरें सैटेलाइट के जरिए आई हैं वो बताने के लिए काफी हैं। उनमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इजरायली एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। यहाँ पर खासतौर पर जो उनका बेड़ा है हथियारों का या यूं कहे तो विमानों का, वहां पे नुकसान पहुंचा है। और जो उसकी तस्वीर है वो भी आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पे जब ईरान का अटैक किया गया। परसों रात की खबर निकल के सामने आई जब ईरान की ओर से इजराइल पर बैक टू बैक 181 मिसाइलों से अटैक किया गया। हाइपरसोनिक जो मिसाइलें थी वो यहाँ से गिराई गई, दागी गई। उसके बाद जो तस्वीर निकल के सामने आई वो यहाँ पे निकल के सामने आ रही है जहाँ पे हमले किए गए। अब तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, दो तस्वीरें हैं जहाँ पे दिखा रहे हैं आपको कि ईरान ने किस तरीके से मिसाइल अटैक किया और इजरायली एयरबेस को नुकसान पहुंचा। तो जैसे ईरान ने यहाँ पर मिसाइल अटैक किया उसकी तस्वीर देख लीजिए किस तरीके से हवा में दिखाई दे रहा है। और दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम उस एयरबेस की जहाँ पे इजरायली एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक वार पलटवार की रणनीति तैयार है। बेरूत पर इजरायली हमले भी जारी हैं, तो यमन की तरफ से मिसाइलें अलर्ट मोड पर हैं। मिडिल ईस्ट के आधा दर्जन देशों पर युद्ध और इससे होने वाली तबाही का खतरा मंडरा रहा है। पहले आपको दिखाते हैं कि किन किन देशों में युद्ध की धमक सुनाई दे रही है। इस युद्ध के केंद्र में है इजराइल, जबकि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। वहीं युद्ध के दूसरे पक्ष को लीड कर रहा है ईरान। ईरान इस युद्ध को लड़ रहा है हमास और फिलिस्तीन के लिए। ईरान के साथ युद्ध के मोर्चे पर लेबनान, सीरिया और यमन खड़े हैं। वो अभी क्यों नहीं अटैक करे? मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ कि जगह हमारी होगी, समय हमारा होगा, क्योंकि अभी ईरान तैयार बैठा हुआ है, इंतजार करेगा, आज रात करेगा, कल रात करेगा, करने दो इंतजार, समय हमारा है। इराक के कई शिया मिलिट्री संगठन भी ईरान के साथ इस युद्ध में परोक्ष रूप से हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमलों के साथ इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तकरीबन 1 साल बाद भी युद्ध की आग मध्यम पड़ने की बजाय और तेज होती दिख रही है। दक्षिणी मोर्चे पर मौजूद गाजा पर इजरायली बमबारी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उत्तरी मोर्चे पर इजरायली मिसाइलों के निशाने पर लेबनान आ गया है। अभी तक पर्दे के पीछे रहने वाले ईरान ने भी अब सीधे इस युद्ध में दस्तक दे दी है। वहीं महाशक्ति अमेरिका युद्ध शुरू होने के साथ ही इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान में 1-2 जगह ऐसी है जहां पे इसके पहले मोसाद ने कुछ छोटे छोटे हमले किए थे, खासतौर से ईरान के जो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अगर इन पर हमला किया गया तो उसका जो न्यूक्लियर रेडिएशन होगा, न्यूक्लियर डस्ट होगा और न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, वो हवा के साथ किसी भी दिशा में उड़ सकता है। अब आपको समझाते हैं कि इस युद्ध में कहां क्या चल रहा है। सबसे पहले बात लेबनान की। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल की स्ट्राइक जारी है। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों ने धावा बोलकर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लेबनान की तरफ से हमास लड़ाके इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। इस युद्ध के केंद्र में मौजूद इजराइल के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। गाजा पट्टी में भी इजरायली सेना हमास आतंकी की तलाश कर रही है। वहीं लेबनान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। अब तक युद्ध के मैदान से बाहर रहा ईरान अब खुलकर इस वॉर गेम में शामिल हो गया है। इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद ईरान पलटवार की आशंका से हाई अलर्ट मोड पर है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर युद्ध बढ़ा तो वो इजराइल पर और घातक हथियारों से हमला करेगा।
इस युद्ध का एक और अहम प्लेयर है यमन के हूती विद्रोही और इजरायली सेना लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में यमन की पोर्ट सिटी होदेदा पर इजरायल ने भीषण बमबारी की थी। इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। ईरान, लेबनान, यमन, इराक जैसे देश उसके खिलाफ युद्ध में खड़े हैं, तो हमास, हिजबुल्लाह समेत कई हथियारबंद संगठन भी उसे निशाना बना रहे हैं। हालांकि इजरायल के साथ अमेरिका जैसी मिलिट्री पावर खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है, जिसकी मदद से इजरायल इस मल्टी फ्रंट वॉर को लड़ रहा है। माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली सेना रणनीति बना रही है। जल्द ही इस युद्ध की रणनीति ईरानी जमीन पर गिरती मिसाइलों के रूप में दिख सकती है। दूसरी तरफ ईरानी सेना भी युद्ध के हालात के लिए तैयार खड़ी है। मतलब मिडिल ईस्ट की जमीन पर अभी और आग बरसना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट समेत तमाम देशों में इस वक्त टेंशन है और उसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ है, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले यूके देवनाथ सर, जरा तस्वीर देखिए, तस्वीर को जरा और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो अटैक्स हैं ईरान की तरफ से वो रुकते नहीं दिखाई दे रहे हैं। जरा तस्वीर दिखाएंगे, ये देखिए, ये पूरा मेरे ख्याल से एरियल व्यू है सर, अगर आप बता पाएं। जी हाँ, ये एक सैटेलाइट इमेज है जिसमें सैटेलाइट से इजराइल के एयरबेस को दिखाया गया है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि इजराइल के जो ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं वो खड़े हैं, उनके जो बंकर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको हैंगर्स दिखाई दे रहे हैं। और जब ब्लास्ट हुआ था, वॉरहेड फटने के बाद जो जमीन पर नुकसान हुआ वो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जमीन पर जहां धमाका हुआ था वहां पे जो बिल्डिंग्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं वो नष्ट हो गई हैं। आप देख सकते हैं कि जो वॉल लगाया गया था प्रोटेक्शन के लिए, जो कि स्प्लिंटर्स को रोकता है, उसमें भी ब्रीच हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो हवाई जहाज खड़े हैं उनमें से कुछ हैं, यानी वो अभी भी शायद फ्लाई वे हैं, और जो जहाज नष्ट हो गए हैं उनको आप क्लियरली इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ डेब्रीज भी नजर आएंगी जहाज़ों की। बिल्कुल, तो ये तस्वीर हमने दिखा दी। लेकिन हम जब कह रहे हैं कि तैयारी बड़ी है इजराइल की तरफ से, ये बड़ी तैयारी है कि कैसे प्लान ऑफ एक्शन तैयार करके अब स्टेप बाय स्टेप ईरान को कमजोर करना है, उसको लेकर एक ईवीएस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने की तैयारी है। क्योंकि जो उनका रडार है, जो उनका डिफेंस सिस्टम है, उसको कैसे पूरी तरह से जीरो करना है, वो सिग्नल्स ना ले, ये जो तैयारी है वो जरा अगर आप समझा पाएं। ये हम ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, जरा इसको सर एक्सप्लेन करिएगा कि कैसे ये ईवीएस विमान हेल्पफुल होने वाला है इजराइल के लिए बड़े एक्शन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इजराइल में कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है, जो कि इजराइल एयरफोर्स का एक बेस है। आप जब वहाँ से F-16 को लॉन्च करेंगे या F-35 को लॉन्च करेंगे, F-35 स्टेल्थ विमान है, 5वीं पीढ़ी का है, तो वहाँ से 2200 किलोमीटर दूर जाकर वो ईरान पर हमला करेगा। ईरान में टारगेट कुछ भी हो सकता है, बंदरगाह हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, शायद ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन भी हों। आप इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका होती है, एक तो है रिकॉग्निशंस ड्रोन की। ये रिकॉग्निशंस ड्रोन जो है ये ISR का काम करता है, यानी इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉग्निशंस। ये दुश्मन की जो लेटेस्ट ग्राउंड पोजीशन है, डिप्लॉयमेंट है, दुश्मन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम कहां लगाए हुए हैं, अपने मिसाइल्स के लॉन्चर कहां लगाए हुए हैं, उसको भांपने के बाद सीधा फाइटर विमान में जो कॉकपिट है, जिसके पास एक ग्लास कॉकपिट है, 360 डिग्री उसको कन्वे कर देता है। अब ये जो फाइटर पायलट है ये अपने लेजर गाइडेड बॉम्ब, GCS गाइडेड बॉम्ब या JDAM जॉइंट अटैक म्यूनिशन को लेकर स्टैंड ऑफ रेंज से ईरान के टारगेट पे हमला करेगा। इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस EWS इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की है। ये EW विमान, इसमें ESM इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स लगे हुए हैं, जो कि ईरान के पास जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, S-300 है, S-400 है, उसका जो सर्विलेंस रेडार है और उसका जो मिसाइल गाइडेंस रेडार है, उसके फ्रीक्वेंसीज को भांपता है, जैम कर देता है। ये जैम कर रहा है। ये जो सर बताने की कोशिश करी है, देखिए ये यहाँ पर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, S-300, S-400, और इसे ये जो EVS विमान है ये जैम कर देगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आराम से देखिए ये फाइटर जेट आ रहा है, जो सर बता रहे हैं कि ये फाइटर जेट आएगा और दुश्मन देश पर पूरी तरह से हमला कर पाएगा। कोई उसको दिक्कत पेश नहीं आएगी, उसे ट्रेस नहीं किया जा पाएगा। और इसीलिए इस रणनीति का इस्तेमाल कर इजराइल अटैक प्लान कर रहा है और 3 फेजेस में अटैक करने की बात कर रहा है। अगली बड़ी जानकारी मीनाक्षी आपको दे रही है।
एक तैयारी जो है वो बड़ी की गई है, लेकिन शैलेंद्र सर ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि एयरड्रोम सिस्टम जो कि हमने देखा सबसे ज्यादा सक्रिय रहा उस वक्त जब इजराइल को जरूरत थी, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल पर भी क्योंकि मुसीबतें हैं, ऐसा नहीं है कि इजराइल की एक बड़ी तैयारी तो उस पर मुसीबत नहीं है, लेकिन अगर ईरान की तरफ से ऐसा कोई अटैक किया जाता है, खास करके परमाणु अटैक किया जाता है, क्या एयरड्रोम सिस्टम इसे बचा पाएगा, इजराइल को बचा पाएगा इससे? देखिए, हर एक सिस्टम की अपनी लिमिटेशन है, चाहे वो आयरन डोम ले लीजिए, स्लिंग शॉट ले लीजिए, जिस मर्जी को आप ले लीजिए, हर एक की एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसकी एक दायरा है जिसके अंदर वो उसको ऑपरेट कर पाता है। अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करते हैं तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि सारे के सारे हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैप हो जाएंगे, अपने आप में मुश्किल है। बट फिर भी जो रक्षा कवच इस समय इजराइल के पास है वो तकरीबन आप 300 से लेकर 40 किलोमीटर के बीच में अलग अलग तरीके से इंटरसेप्ट करने की काबिलियत है। यस, आयरन डोम अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी लाइफ के हिसाब से उसमें भी डिग्रेडेशन है। जो वेपन सिस्टम पहले 90% काबिलियत पर काम कर रहा था वो आजकल 70 से 75 पर आ गया है, क्योंकि उसका एक लिमिटेशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर चीज की एक लिमिटेशन है कि आखिरकार कौन कितना मजबूत हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ प्रफुल्ल बख्शी सर ये सवाल भी खड़ा हो जाता है कि आखिरकार देश कौन सा मजबूत है? इजराइल उस तरीके से मजबूत नजर आता है या ईरान नजर आता है? क्योंकि कोई ना कोई देश हो वो कहीं ना कहीं किसी के साथ कभी इजराइल पे खड़ा होता है तो कभी यहाँ ईरान के साथ खड़ा होता है। दोनों देशों में कौन मजबूत है? एट द मोमेंट आप मजबूती की बात है तो इस समय इजराइल मजबूत स्थिति में है।